हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे इसमें मराठा साम्राज्य जो चल रहा था इसका ये सेकंड पार्ट होगा। तो इसमें अब हमें देखना है पेशवाओं के बारे में। इसके पहले मैंने आपको प्रशासन बताया था, शिवाजी का जितना भी प्रशासन था वो मैंने आपको बता दिया था। ये सब चीज़ें आप देखेंगे। एक ओवरव्यू भी मैंने दिया था कि इसमें मराठा साम्राज्य के बारे में ओवरव्यू था ये, कि कब से पेशवाओं का शासन काल आता है। ये अभी फिर मैं आपको बताऊंगा, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। पहले मैंने आपको बताया था कि जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था रहती है और मुगलों के साथ संघर्ष कैसा होता है, शिवाजी के अधीन जो प्रशासन कैसा रहता है, तो शिवाजी के बारे में टोटल चीज़ें बताया था। और जितना भी उनके उत्तराधिकारी थे, तो ये पहली वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से हमें देखना पड़ता है पेशवाओं के अधीन शासनकाल। तो दो फेज में मैंने जैसा बताया था, वहाँ पे संगोला की संधि होगी और वहाँ से पेशवाओं के हाथ में शासनकाल चला जाता है। तो यही हमें देखना है इसमें। तो ये थोड़ा सा मैं एक बार और आपको बता दूं, ये जो चार्ट है जो मैंने बताया था कि ये ओवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे ओवरव्यू एक बार पता चल जाएगा, उसके बाद आप पूरी चीजें देख सकते हैं। तो ये होगा, तो ये था यहाँ पे। तो जैसा मैंने बताया था कि सबसे पहले शिवाजी थे, शिवाजी के मतलब स्थापना करते हैं ये मराठा साम्राज्य की। और उसके बाद देखेंगे इनके जो पुत्र रहते हैं संभाजी, ये शासक बनते हैं। संभाजी शासक बनते हैं 1680 से लेकर 1689 तक मान के लगभग चलिए। इनको कैद कर लेता है औरंगजेब और फिर इनको मार दिया जाता है वहां पे। उसके बाद जो इनका दूसरा पुत्र रहते हैं राजा राम, ये शासक बनते हैं। और इन्हीं का पुत्र रहते हैं संभाजी के साहू जी महाराज। इनको भी कैद उसी टाइम कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। तो आप देखेंगे कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब साहू जी को छोड़ा जाता है और राजा राम शासन करते रहते हैं 1689 से लगभग 1700 तक मान के चलिए ये शासन करते हैं। तब इनकी मृत्यु हो जाती है 1700 में। फिर इनकी पत्नी रहती है ताराबाई। ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेकर शासन करती हैं। तब तक औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो साहू जी को छोड़ा जाता है जो संभाजी के पुत्र रहते हैं, शिवाजी के बड़े बेटे के पुत्र रहते हैं। फिर ये आते हैं तो इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। शिवाजी राजा राम की पत्नी, जो कि मतलब इनका पुत्र शिवाजी द्वितीय छोटा रहता है, तो संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी और मुगलों के बीच संघर्ष भी कर रही थी। तो इनके बीच में संघर्ष होता है। साहू जी महाराज और जो शिवाजी द्वितीय थे, समझिए इनके बीच में संघर्ष हुआ। तो ये लोग अब दो जगह से शासन चलने लगा। वैसे तो ताराबाई हार जाती हैं और ये कोल्हापुर वाले इलाकों में चली जाती हैं और वहां से ये शासन करते रहती हैं। लेकिन एक्चुअल जो जीत होती है यहाँ पे देखेंगे साहू जी महाराज की होती है। और ये लोग फिर यहाँ पे सतारा वाले इलाकों से, समझिए इन्हीं के अधीन रहता है मराठा, शासन करते हैं। और फिर इनमें संघर्ष चलते रहता है, कंटिन्यू संघर्ष देखेंगे चलते रहता है दोनों में, ताराबाई और साहू जी महाराज। तब जाके मतलब जो पेशवा रहते हैं, ये पद बनाया गया रहता है शिवाजी द्वारा। पेशवा मतलब समझिए जो पीएम रहते हैं। पीएम का पद धीरे धीरे बहुत ही पावरफुल हो जाता है और पावरफुल हो जाता है उसके बाद तो फिर देखेंगे बालाजी विश्वनाथ उस टाइम रहते हैं, जब साहू जी इनके पोते शिवाजी के गद्दी पे रहते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ इस पद पे रहते हैं, आपको देखने को मिलेगा ये जो पेशवा पद रहता है। और इन्हीं के शासन काल में इन दोनों के बीच में संधि करा दी जाती है कि तुम दोनों अब लड़ो मत यहाँ पे। लड़ते लड़ते मतलब कि अब मराठा साम्राज्य को भी तो देखना है, बस परिवार ही तो नहीं चलेगा यहाँ पे। मतलब अब मराठा साम्राज्य को आगे ले जाना है, तो इसके लिए इन दोनों में ये करा देते हैं संधि। और एक्चुअल जो पावर है ये अपने हाथों में ले लेते हैं। संगोला की संधि होती है जिसके तहत जो पेशवा है उसके हाथ में पावर आ जाती है, क्योंकि ये लोग आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो मतलब मराठा जो साम्राज्य है ओवरऑल उसके लिए कुछ नहीं हो पा रहा था, ये अपने संघर्ष में फंसे हुए थे। अब जो है ये पेशवाओं के हाथ में ही शासन चला जाएगा। और पेशवाओं में ऐसा नहीं है, उन्हीं के पुत्र अगले पेशवा बनेंगे। ये भी बिल्कुल जो था ये हेरोडेटरी था, ऐसा नहीं है कि बस चुन के आया जाएगा। तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि डेमोक्रेसी वाला शासन किया जाए, डेमोक्रेसी नहीं रहती है पहले, तो ये रहता है। तो अब ये पेशवाओं के अधीन शासन चलता है मराठा का, यही हमें देखना होता है पेशवाओं के अधीन में। तो पहले पेशवा देखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ बनते हैं। तो ये समझिए 1713 में यहाँ पे बनते हैं और 1720 तक ये अपना शासन देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ ये पेशवा रहते हैं। और उसके बाद कौन पेशवा आते हैं, पुत्र रहते हैं बाजीराव। इनका पहला बाजीराव, बाजीराव प्रथम भी बोलते हैं, 1720 से लेके 1740 तक शासन करते हैं। और ये एक भी युद्ध हारे नहीं होते हैं अपने शासनकाल में। समझिए जो बालाजी विश्वनाथ, जो बाजीराव प्रथम होते हैं, ये एक भी युद्ध हारे नहीं रहते हैं। और बालाजी जो विश्वनाथ है, समझिए ये पहले पेशवा। इनके एक पुत्र चिंपाजी अप्पा भी रहते हैं, लेकिन बाजीराव प्रथम रहते हैं तो ये बड़े पुत्र हैं, तो यही शासक बनेंगे। आपको पता है ये रूल चलते आ रहा है। फिर इनके जो पुत्र रहते हैं नाना साहब, ये शासक बनते हैं। और 1740 से लेके देखेंगे 1761 तक इनका शासनकाल चलता है। बालाजी बाजीराव भी इनको बोला जाता है, बालाजी बाजीराव भी बोला जाता है। और नाना साहब के नाम से ये फेमस थे। तो इन्हीं के काल में जो होता है देखेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें कि तो ये आपको मिलेगा
मतलब पानीपत के देखेंगे तृतीय युद्ध में क्या होता है, सदाशिव भाऊ इनकी मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु होती है, और ये इनके क्या लगेंगे, चचेरे भाई लगेंगे अगर आपको देखने को मिले, क्योंकि इनके जो पिताजी थे बाजीराव प्रथम, इनके भाई थे चिंपाजी अप्पा और इन्हीं के पुत्र थे सदाशिव भाऊ। और बड़े पुत्र थे तो नाना साहब को गद्दी मिली थी। नाना साहब को गद्दी मिली तो फिर पानीपत के युद्ध में ये भी एक सेनापति के रूप में कार्य कर रहे थे, तो इनकी भी मृत्यु हो जाती है पानीपत के तृतीय युद्ध में। और लोगों की भी मृत्यु होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इन्हीं के पुत्र, अब देखिए नाना साहब जो हैं इनका नाम बालाजी बाजीराव भी है, तो इनके पुत्र रहते हैं देखेंगे विश्वासराव। पानीपत की तृतीय युद्ध में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, इन्हीं के पुत्र रहते हैं विश्वासराव, इनकी भी मृत्यु, मतलब बहुत लोगों की वहाँ पे मृत्यु होती है। अब समझिए कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठाओं के लिए वहाँ पे बहुत ही प्रलयकारी सिद्ध हुआ था। वहाँ पे कोई भी नहीं बचता है, समझिए हर एक घर में आपको एक एक जो सेना थे वो मरे थे लगभग, समझिए। और उसी के शोक में ये डूबे डूबे जो नाना साहब रहते हैं बालाजी बाजीराव, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर अब इनकी मृत्यु होती है तो अगले शासक जो आपको देखने को मिलेगा तो माधव राव बनते हैं। 1761 से लेके 1772 तक ये शासन करते हैं, समझिए। ये भी मतलब अब तो समझा जा रहा था कि मराठा बिल्कुल पतन हो जाएगा, लेकिन पतन नहीं होता है यहाँ पे, समझिए। ये उठाने का काम करते हैं मराठा को, ये जो पेशवा रहते हैं। फिर अगले शासक आपको देखने को मिलेगा नारायण राव बनते हैं 1772 से लेके 1773 तक। तो ये ज़्यादा दिन तक शासन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो देखेंगे रघुनाथ राव आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के वजह से जो आंग्ल मराठा युद्ध होगा उसमें अंग्रेजों से, तो इसी के कारण होगा। ये जाएगा वहाँ पे मतलब सपोर्ट लेने अंग्रेजों से, और अंग्रेज इसी के नाम पे सपोर्ट के रूप में फिर कि तुम्हें गद्दी पे बैठाएंगे और वहाँ पे जो शासन है फिर तुम हमें बहुत सारी छूटें देना, और युद्ध करते हैं यहाँ पे जो एक्चुअल शासक होते हैं मराठा के। तो ये अभी बनते हैं नारायण राव। नारायण राव की मृत्यु जल्दी ही हो जाती है, 1 सालों में ही देखेंगे, क्योंकि रघुनाथ जो राव रहता है यही मृत्यु कर देता है उसकी। क्योंकि ये जो देखेंगे बाजीराव प्रथम रहते हैं तो इसका छोटा पुत्र रहते हैं रघुनाथ राव। नाना साहब जो रहते हैं ये बड़े पुत्र रहते हैं, तो इस वजह से शासक बनते हैं। ये नहीं बनता है, लेकिन जैसे मृत्यु होगी माधव राव की, जैसे मृत्यु होगी तो अब ये सोचता है कि मुझे शासक बनना चाहिए, लेकिन बन जाता है नारायण राव, दूसरा पुत्र इनका नाना साहब का, जो कि बालाजी बाजीराव के भी नाम से फेमस है। तो फिर इस वजह से ये क्या करता है, इनको मरवा देता है वहाँ पे, और सोचता है गद्दी पे मैं बैठूं। लेकिन इनके पुत्र रहते हैं, छोटे रहते हैं, सवाई माधव राव। ये 1773 से लेकर 1795 तक शासक में बैठ जाते हैं, और यहीं पे 12 भाई काउंसिल की गठन होती है। 12 मंत्री रहते हैं, समझिए, इनके सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये अल्प वयस्क रहते हैं अभी। और फिर उसके बाद आंग्ल मराठा जो रहता है ये धीरे धीरे वहाँ से शुरू हो जाता है युद्ध, समझिए, ये हो जाता है। तो ये रहते हैं यहाँ तक बैठते हैं 1773 से लेकर 1795 तक इनका शासनकाल रहता है। फिर इनकी मृत्यु होती है, और रघुनाथ राव का पुत्र रहता है देखेंगे बाजीराव द्वितीय के नाम से इसको गद्दी पे बैठाया जाता है। 1795 से लेकर 1818 तक ये शासन करता है। और फिर देखेंगे धोधी पंत नाम रहता है उर्फ नाना साहब, ये 1757 तक रहा, मतलब शासन में, समझिए। लेकिन बाजीराव जो दूसरा रहता है उसी के शासनकाल तक माना जाता है मराठाओं का और पेशवाओं का। उसके बाद शासन खत्म कर दिया जाता है और मराठों को ही दे दिया जाता है, बाद में ये सब पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो ये ओवरऑल है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे पेशवाओं का काल, तो इसमें आपको अच्छे से पता चलेगा। ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, बिल्कुल एक एक शासक को बताऊंगा और लास्ट तक बताऊंगा फिर कहाँ तक जाके इनका पूरी तरह से शासन खत्म हो जाता है, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेशवा पद की समाप्ति हो जाती है। बाजीराव जो द्वितीय रहते हैं ये शासक बनते हैं, ये लास्ट ही रहते हैं, वहाँ पे समाप्त कर दी जाती है इनका जो पद है पेशवाओं का, मतलब पूरी तरह से मराठा साम्राज्य को ही समाप्त कर दिया जाता है। तो ये ओवरऑल जो मैंने दे दिया। अब हमें इसमें देखना है आपको पेशवाओं के अधीन जो मराठा साम्राज्य था। तो इसमें ये जो पेशवा बने तो ये संगोला के संधि के तहत, जो मैंने आपको बताया कि बाद में जब ताराबाई और जो साहू जी रहते हैं उनके बीच में संघर्ष जब शुरू हो जाता है तो फिर ये लोग अपने अंडर में शासन ले लेते हैं जो पेशवा रहते हैं। और पहले पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ, जो मैंने बताया। और ये साहू जी के कार्यकाल में ही देखेंगे ये सुप्रीम बन गए थे। इन्हीं के वजह से जो ताराबाई से ये युद्ध भी जीतते हैं साहू जी, तो इन्हीं के वजह से जीतते हैं। तो फिर ये मतलब धीरे धीरे बहुत पावरफुल हो जाते हैं और ये लोग अपने कमान में शासन को ले लेते हैं मराठाओं से लेके, मतलब शिवाजी के वंशज। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनका पद समाप्त कर दिया जाता है, वो लोग भी उनके परिवार वाले पद पे रहते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर इनके पास रहती है। जैसा मैंने आपको बताया था ब्रिटेन की महारानी या फिर महाराजा होते हैं तो सारा काम तो उन्हीं के नाम से होता है, लेकिन एक्चुअल पावर आप देखेंगे किसके पास है, पीएम के पास है। वहाँ पे वैसा ही व्यवस्था रहती है, पीएम के पास यहाँ पे पूरी तरह से पावर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महारानी और जो महाराज हैं उनका पद ही समाप्त कर दिया गया है, पद तो रहता ही, ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये होता है। तो अब हमें इसमें देखना है
है और अब मराठा बहुत पावरफुल हो गए हैं। और जो वहाँ पे देखेंगे बहादुर शाह आता है जो औरंगजेब का पुत्र रहता है, तो वो लोग तो युद्ध लड़ के आए हैं लेकिन उसमें कोई पावरफुल है नहीं। तो फिर इसमें होता क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, अब दिल्ली पे हल्ला बोलते हैं और दक्कन के मुगल जो गवर्नर रहता है सईद हुसैन अली, इसको परास्त भी ये लोग कर देता है। अब मतलब समझिए मराठा अपने पीक पे पहुंचने वाला है। तो ये होता है, तो इनके काल में एक यही घटना इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आते हैं मतलब अगले जो देखेंगे पेशवा, तो ये बाजीराव प्रथम आते हैं। और बाजीराव प्रथम मतलब ये बाजीराव विश्वनाथ के ये पुत्र थे, ये बनते हैं पेशवा। और इनको कौन पेशवा नियुक्त करता है, तो साहू जी नियुक्त करते हैं। जैसा मैंने बताया पद तो अभी समाप्त नहीं हुआ था, मराठा भी जो छत्रपति का पद था वो तो था ही अभी, लेकिन मतलब पावर एक्चुअल जो है ये पेशवाओं के पास है। तो इनको ये नियुक्त करते हैं पेशवा के पद पे बालाजी प्रथम को, बाजीराव प्रथम को। और इनका शासनकाल आप देखिएगा तो 1720 से लेकर 1740 तक काफी लंबा शासनकाल चलता है। तो बालाजी विश्वनाथ देखते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है 1720 में, और मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो रहता है बाजीराव प्रथम, ये साहू द्वारा नियुक्त किया जाता है पेशवा के पद पे। तो फिर ये बनते हैं अगले पेशवा। और इन्हीं के काल में आप देखिएगा कि जो मतलब मराठा की शक्ति रहती है पूरी तरह से चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति का ये विस्तार करते हैं मराठों के, क्योंकि अब तक देखेंगे कि जो मुगल बादशाह जो औरंगजेब देखने को मिलेगा उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो डिसेंडेंट है उसके में कोई भी पावरफुल नहीं है जो कि मराठा को रोक सके। उसके बाद जैसे संभाजी की मृत्यु की जाती है वहाँ पे, तो उसके बाद देखेंगे कि पूरा तरह से मराठा संगठित हो गए थे। और मराठा संगठित होकर पूरी तरह से मराठा मतलब जितने भी पब्लिक थे वो सपोर्ट करने लगती है। उसके बाद मराठा बहुत पावरफुल हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इनको हरा दिया जाता है। जितने भी मुगल से युद्ध होंगे उसके बाद इनको हराया ही जाता है। और 1724 में देखेंगे सुकरखेरा के युद्ध में मराठों की मदद से निजामुल मुल्क जो रहता है दक्कन में मुगल सूबेदार मुबारिक खां को परास्त कर देता है और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो ये आप जो देखेंगे यहाँ पे निजामुल मुल्क जो रहता है दक्कन में, निजाम शाही डायनेस्टी की यहाँ पे स्थापना करेगा। तो ये इन्हीं की मदद से करता है, देखेंगे मराठों की मदद से ही करता है। और बाद में देखेंगे यही निजामुल मुल्क जो रहता है देखेंगे मराठों के विरुद्ध भी बहुत सारा युद्ध में मतलब कार्रवाई करेगा, क्योंकि मराठा भी अपना तो सैनिक जो स्ट्रेंथ बढ़ा के धीरे धीरे लूट और मचा ही रहे थे, लूट मचा रहे थे। तो फिर धीरे धीरे इनके विरुद्ध भी देखेंगे कि ये एक्सपेडिशन करता है यहाँ पे जो निजाम उल मुल्क रहता है। लेकिन अब देख रहे हैं कि मतलब मराठा इतना पावरफुल है तो इनको तो हरा नहीं पाएंगे। और निजाम उल मुल्क अपनी स्थिति मजबूत करके मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करता है। लेकिन बाजीराव प्रथम रहते हैं, बाजीराव प्रथम मतलब एक भी युद्ध इनका माना जाता है कि ये हारे नहीं रहते हैं अपने काल में। जितने भी युद्ध लड़े रहते हैं सभी में ये विजय प्राप्त करते हैं। तो ये बाजीराव प्रथम 1728 में देखेंगे पाल खेरा के युद्ध में निजाम उल मुल्क जो रहता है इसको पराजित कर देते हैं। तो ये सब तो वैसे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको बस हिंट दे रहा। वो सब चीज़ें बहुत डीप में आएंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और फिर यहाँ पे जब हराते हैं मतलब समझिए इनको निजाम को, तो यहाँ पे अब सरदेश मुखी और जो चौथ था यहाँ पे लेने का इनको अधिकार मिल जाता है, जो कि ये लोग लेते रहते थे जो मराठा थे। और देखेंगे 1739 रहता है तो बाजीराव प्रथम ही पुर्तगाली जो यहाँ पे पैर पसार रहे थे, तो सालसीट द्वीप पे उनका कब्जा रहता है। बेसिन वो है इलाका बेसिन वाला, तो उसको भी छीन लेते हैं ये बाजीराव प्रथम। और इसके बाद देखेंगे जितने भी मराठा परिवार रहते हैं, ग्वालियर में सिंधिया रहते हैं, फिर देखेंगे कि गायकवाड़ रहते हैं, इंदौर में होलकर रहते हैं, नागपुर में भोसले रहते हैं, इन सबको इकट्ठा करके एक मराठा मंडल की स्थापना करते हैं। और फिर लेकिन इनकी देखेंगे कि मृत्यु हो जाती है 1740 में। और मृत्यु जब हो जाती है तो ये लगभग इस टाइम तक देखेंगे 41 युद्ध लड़ चुके होते हैं और 41 युद्धों में ये विजय प्राप्त कर चुके होते हैं। एक भी युद्ध ये हारे नहीं रहते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे गलती से आ गई हैं, ये नहीं होगा यहाँ पे, ये चीजें बाद में आएंगी। तो ये इसी का ही पार्ट है बाजीराव प्रथम का। निजाम ने मराठों से जो सरदेश मुखी चौथ वसूलने लगे ये मैंने बता दिया। और 1739 में पुर्तगालियों से सालसीट द्वीप को छीनते हैं ये मैंने बता दिया। और बालाजी बाजीराव प्रथम जो रहते हैं ग्वालियर में सिंधिया, गायकवाड़ और होलकर, इन सबको मिला के मतलब जो ये मैंने बताया एक पूरी तरह से संघ बनाते हैं, ये हुआ। उसके बाद इनके पुत्र आते हैं। जैसे इनकी मृत्यु होती है तो जो मैंने बताया 41 युद्ध लगभग यहाँ तक लड़े होते हैं, एक में भी इनकी हार नहीं होती है। तो ये होता है। और फिर बालाजी बाजीराव आते हैं, इनके पुत्र होते हैं बालाजी बाजीराव। इनका काल देखेंगे 1740 से लेकर 1761 तक चलता है। और इनको नाना साहब के भी नाम से जाना जाता है, जो बालाजी बाजीराव रहते हैं तो इनको नाना साहेब के भी नाम से जाना जाता है। और जो 1750 में देखेंगे
यहाँ पे रघोजी भोसले रहते हैं, इनकी मध्यस्थता में राजा राम द्वितीय के मध्यस्थता में संघोला की संधि हो। तो जो आप देखने को मिलेगा यहाँ पे जो साहू जी महाराज थे और फिर जो राजा राम, इनके बीच में वो संघर्ष जो चल रहा था, तो यहाँ पे ये संघर्ष आपको देखने को मिलेगा कि समाप्त होता है बालाजी बाजीराव के शासनकाल में, और मध्यस्थता यहाँ पे रघुजी भोसले करते हैं। फिर जाके एक्चुअल अब जो छत्रपति के वंशज आ रहे थे, अब उनके पास कोई भी पावर नहीं बचती है। इस संधि के तहत पूरी तरह से पेशवाओं के अधीन में शासन आ जाता है, मतलब पूरी तरह से पावर इनके अधीन में आ जाता है। और इस संधि के द्वारा पेशवा मराठा साम्राज्य की वास्तविक प्रधान, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और फिर होता है अब यहाँ पे 1761 में इन्हीं के काल में बालाजी जो बाजीराव रहते हैं, तो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, जिसमें देखते हैं मराठा हार जाते हैं। तो अब होता क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब अहमद शाह अब्दाली से युद्ध होता है पानीपत का युद्ध, तो अब इसमें अहमद शाह अब्दाली आता है। तो इसके पहले भी ये 5-6 बार आ चुका है और पंजाब वाला इलाका इसके कब्जे में है और मुगल हो चुके हैं धीरे धीरे कमजोर। तो जो नादिर शाह आता है, तो नादिर शाह ईरानी शासक रहता है, देखेंगे पर्सिया वाले इलाकों में शासन कर रहा था, लेकिन ये फिर अफगानी वहां से पलट के शासन, अभी जैसे आप अफगान आज देश देख रहे हैं, तो वो नहीं स्थापित हुआ रहता। अफगान देश के भी स्थापना का जो रहता है अफगानिस्तान, तो इन्हीं को दिया जाता है जो अहमद शाह अब्दाली होते हैं। तो ये अफगान देश को बनाते हैं समझिए। तो वहां से शासन इनके पास आ गया रहता है। नादिर शाह जो आया रहता है, इन्हीं का समझिए सेनापति एक रहते हैं अहमद शाह अब्दाली। ये फिर वहां पे स्वतंत्र राज्य की अपनी स्थापना वहां पे अफगानिस्तान बना लेता है और फिर यहाँ पे आने का सोचता है और धीरे धीरे मतलब अटैक करता है बहुत सारा। क्योंकि नादिर शाह जब आया रहता है तभी इसको पता चल गया है कि अब मुगल तो मजबूत है नहीं, मुगल मजबूत नहीं है, तो उधर तो वो बढ़ते जाता है और इधर से मराठा भी अपना बढ़ते जाते हैं, साम्राज्य बढ़ाते हैं, क्योंकि इनको भी पता था कि अब मुगल उतने मजबूत है नहीं। तो अगर आप देखने को मिलेगा इधर से मान लीजिए ये, तो अब इधर से मराठा बढ़ेंगे इधर, फिर इधर से जो है अफगानिस्तान से ये अहमद शाह अब्दाली आ रहा था, तो अब इनको कहीं ना कहीं तो मिलना ही था, क्योंकि दोनों साम्राज्य बढ़ा रहे थे और मुगल साम्राज्य से ही छीन के, मतलब मुगल अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे थे, तो अब साम्राज्य बढ़ा रहे थे। बहुत बार ये अटैक कर चुका था अहमद शाह अब्दाली। तो फिर यही कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बनता है। ये बोलता है ये मेरा इलाका है और ये मराठे बोलते हैं ये मेरा इलाका है। और मराठे क्या करते हैं कि यहाँ का एक इसका देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली का एक गवर्नर रहता है, उसको हटा देते हैं और इस इलाके पे भी कब्जा कर लेते हैं। तो धीरे धीरे मतलब कब्जा तो करनी ही है। अब उधर से भी साम्राज्य वो विस्तार कर रहा है, इधर से भी साम्राज्य विस्तार हो रहा है। तो अब यहाँ पे युद्ध पक्की हो गई थी, क्योंकि धीरे धीरे ये कुछ इलाकों पे अपना दावा कर रहे थे उसके, और वो इनके इलाकों पे कुछ अपना दावा कर रहा था। तो युद्ध अब पक्का हो गया था, धीरे धीरे पक्का होगा मतलब कि अब जो जीतेगा वो अपना साम्राज्य स्थापित करेगा आगे। तो ये यहाँ पे हो गया था, इस वजह से पानीपत का तृतीय युद्ध होता है यहाँ पे। और अफगानिस्तान का आपको पता ही है कि अफगानिस्तान का हीरो इसको माना जाता है, अफगानिस्तानी लोग मानते हैं, तो वो हीरो तो मानेंगे ही समझिए कि मतलब जो अब आके मराठों को हरा रहा है तो वो तो हीरो मानेंगे। और जो आज अफगानिस्तान मॉडर्न देश देख रहे हैं वो भी स्थापना करता है, तो वो तो हीरो मानेंगे ही। तो उनको बाबाए खोम के नाम से वहाँ पे जाना जाता है, फादर ऑफ द नेशन भी बोला जाता है। तो वो होता है जैसे कि मान लीजिए कि अशोक ही थे, तो अशोक थे तो अब अशोक को आप हीरो मानते हैं, लेकिन जैसे कलिंग में उन्होंने नरसंहार कराया तो वहाँ के लोग हीरो नहीं मानेंगे, उस टाइप का था। तो अब यहाँ पे युद्ध होता है तो मराठे हारते हैं, तो उस वजह से जो हम लोग हैं तो वो हीरो तो नहीं मानेंगे, लेकिन वहाँ के लोग तो हीरो उनको मानेंगे ही। तो ऐसा ही होता है। तो फिर वो हुआ, वहाँ के लोग हीरो मानते थे अहमद शाह अब्दाली को, और फिर वो मतलब सभी को संगठित करके फिर यहाँ पे युद्ध करने आता है। पहले कबीले का ही सरदार था, तो कबीला बना के फिर वहाँ पे जो नादिर शाह उसको सपोर्ट ये लोग किया करते थे, मतलब सैनिक देते थे, तो यही करता था। फिर बाद में देखेंगे कि अपना ही सत्ता स्थापित कर देता है। तो ये शुरू से ही आप देखते आ रहे हैं ये सब। तो मतलब अब उधर तो देखेंगे तो उधर के बुक में पढ़ाया जाता है अफगानिस्तान में कि आत्मरक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा। तो ये तो दोनों तरफ लागू हो सकता है आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि उधर से वो भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, इधर से मराठे भी विस्तार कर रहे थे। तो मतलब पहले तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि मराठे पूरी तरह से अफगानिस्तान को कब्जा ना कर ले, जिस तरह से मतलब ये अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से ये जाके अफगानिस्तान वाले इलाकों को ही कब्जा कर लेंगे, ये लग रहा था। तो इस वजह से बोला जाता है कि मतलब वो अपने आत्मरक्षा में फिर वो युद्ध करते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि अफगानी रहते हैं। लगभग समझिए 80,000 अफगानी सैनिक को लेके आता है वो। और अभी देखेंगे मतलब पाकिस्तान भी इसमें कूद पड़ता है। पाकिस्तान भी जो एक अपने मिसाइल का नाम रखा है, तो दुरानी के ही नाम से रखा है, जो अहमद शाह दुरानी। तो ये होता है। तो ये सब पॉलिटिकल बात है। हमें यहाँ पे यही देखना होता है कि कारण आखिर में क्यों मराठे हार जाते हैं, तो वो देखना पड़ता है। और फिर यहाँ से एक्सपेंशन करना, जो ब्रिटिश रहते हैं वो शुरू करते हैं एक्सपेंशन, उनको देखने को मिल जाता है यहाँ पे हारते हैं। तो अब कोई पावर तो बची नहीं, एक मराठे से ही वो डर रहे थे, और मराठे भी यहाँ पे देखेंगे पूरी तरह से बर्बादी हो जाती है।
जाते हैं समझिए। तो ये हमें इसमें देखना होता है। तो ये युद्ध होता है समझिए, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो इधर से जो सेना रहती है ये जाती है, मराठों की सेना उत्तर भारत में पहुंचती है पानीपत के इलाके में, और वहाँ पे युद्ध होता है समझिए। बहुत दूर जाके युद्ध करना पड़ता है, इस वाले इलाकों में युद्ध होता है समझिए। युद्ध होता है तो फिर यहाँ पे हार होती है मराठों की, और मराठों के साथ समझिए कि एक अकेले ही मराठा लड़ रहे थे, लेकिन अफगानी जो आता है उसके साथ ईरानी भी मदद था, कुछ अवध भी मिलके मदद करता है उसका, क्योंकि अवध जो था तो अवध पे भी देखेंगे। और मराठा इस वजह से भी हारते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि राजपूत भी इधर मदद नहीं करते हैं, राजपूत मदद नहीं करते हैं, अवध भी नहीं मदद करते हैं, ना सिख मदद करते हैं, क्योंकि ये इधर अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। तो इस वजह से बाकी सभी परेशान थे, जो कि आपको बाद में भी देखने को मिलेगा कि जब अंग्रेजों से भी युद्ध होगा तो इनके खुद जो परिवार वाले होंगे ये भी मदद नहीं करते हैं। तो दूसरे तो अलग की बात है, क्योंकि ये लोग चौथ और सरदेश मुखी के लिए जगह जगह पे वहाँ पे रेड मारते थे। तो इस वजह से कोई सपोर्ट नहीं करता है, और यहाँ पे राजपूतों से भी ये टैक्स वसूलते हैं। राजपूत अगर समझिए मिल जाते हैं वहाँ पे तो पक्की बात है कि इसकी हार नहीं होती, क्योंकि इस इलाकों में ये एक्टिव थे और वहाँ से नज़दीक थे, और इधर मतलब आ ही नहीं पाता जो अब्दाली से दोनों अगर सेना मिल के राजपूतों की और फिर ये मराठों की लड़ती, तो यहाँ पे अफगानिस्तान पे भी मराठों का कब्जा हो जाता, जो कि राजपूत मदद नहीं करते हैं। यही चौथ और सरदेश मुखी और उनके जो आंतरिक मामलों में ये लोग बार बार दखल अंदाजी करते हैं मराठे, इस वजह से वो मदद नहीं करते हैं यहाँ पे। और ये भी कारण देखेंगे, ये तो कारण था कि मतलब ये लोग चौथ सरदेश मुखी और सेना फास्ट नहीं थी इन लोगों की, आपको देखने को मिलेगा। इनकी सेना जो थी आपको समझिए गोरिल्ला टैक्टिक्स के लिए बनी थी। ये लोग मतलब संकरी पहाड़ियाँ खाई इस टाइप में लड़ते थे, इस टाइप में ये लोग एक्सपर्ट थे। लेकिन अब यहाँ पे ये लोग जाते हैं तो ये जो पानीपत का मैदान है, तो इसमें युद्ध जब होता है समझिए पानीपत का तृतीय युद्ध, तो ये प्लेन एरिया में लड़ते हैं, और फास्ट सेना लेके वो घोड़े के दम से जब आते हैं तो फिर इनकी सेना वहां पे नहीं कर पाती है अटैक उतनी तेजी में, जितना तेजी में वो लोग अटैक करते हैं। और अटैक करते हैं तो फिर इनको मदद भी नहीं मिल पाती है। इतना दूर से सैनिक जाके लड़ी हुई है कि अब दूसरा सैनिक बेरा भी भेजने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर वहां पे हेल्प भी नहीं पहुंच पाती है सैनिकों की। इस वजह से भी वहां पे देखेंगे बहुत ज्यादा मराठा सैनिक मरते भी हैं। और हम सैनिक के साथ में देखेंगे कि जो आम जनता थी वो भी साथ में घूमने गई थी उत्तर भारत के मंदिरों को। तो उत्तर भारत के मंदिरों को घूमने गई थी, तो उसको भी बचाने के लिए फिर अगर देखेंगे तो मराठा सैनिक वहां पे अपनी बहुत ज़्यादा आहुति देते हैं, जान दे देते हैं, क्योंकि जो अफगानी थे तो वो फिर वहां पे उनको ना मार दे इसके लिए ये अपनी जान गंवाते रहते हैं। वहां से भाग के नहीं आ पाते हैं मराठे, मतलब अपने इलाकों में जो सैनिक रहती है, और बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु होती है वहाँ पे। और मराठे आपस में लड़ते थे, जो मैंने बताया ये अपने चारों परिवार वाले, इन सब के वजह से भी इनकी पावर थोड़ी कम होती रहती थी। और फिर हुआ कि जो सदाशिव भाऊराव को देखेंगे, इनको सेनापति बना के भेजा गया था, जबकि उत्तर भारत में इनको कोई वहाँ पे राजनीतिक जो पॉलिटिकल आप देखेंगे कि डिप्लोमेसी होती है, किसी से संधि नहीं कर पाते हैं ये ना, वहाँ पे इनको उत्तर भारत की राजनीति का कोई ज्ञान रहता है, लेकिन इनको भेजा जाता है और युद्ध में देखेंगे ये मारे जाते हैं सदाशिव भाऊराव। तो ये सब होती है जिस वजह से देखेंगे मराठा हार जाते हैं। तो सैनिक उसकी तेज रहती है, देखेंगे फास्ट सैनिक की वजह से फिर ये लोग जो पब्लिक थी वो गई थी इनके साथ में, आंतरिक मामलों में सबके हस्तक्षेप करने के कारण कोई इनको सपोर्ट नहीं करता है वहाँ पे जल्दी से। यहाँ पे देखेंगे सैनिक सपोर्ट नहीं पहुँच पाता वहाँ पे, इस वजह से भी हार होती है। और प्रमुख जो सेनापति थे इनके, उनको उत्तर भारत में उतनी नहीं थी समझिए टेरेन की नॉलेज, इन वजह से भी ये लोग हारते हैं वहाँ पे। तो मराठा सैनिक यहाँ पे हार जाती है, और ऐसा बोला जाता है कि सभी इनके तो पुत्र वगैरह भी मारे जाते हैं बालाजी बाजीराव के। और साथ में ये मतलब इसी वजह से देखेंगे 1761 में इनकी मृत्यु हो जाती है कुछ ही दिनों बाद। तो ये तो हो ही जाता है। और दूसरा ये सब अंग्रेज जो थे ये देख रहे थे पूरी तरह से, अंग्रेज यहीं पे देखते हैं कि अब कोई पावर नहीं बचा। उधर मुगल तो समाप्त है, इधर हम बंगाल में तो एक युद्ध जीत चुके हैं पलासी का, बक्सर का युद्ध, इसके बाद वो लड़ेंगे, अब बोलेंगे अब कोई नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे मराठों को भी हराएंगे। तो ये होता है यहाँ पे। और दूसरा मराठा जो यहाँ पे लिखा है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा जो मराठा हिंदू पद पातशाही की भावना से प्रेरित होकर मतलब हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ये दिल्ली पे प्रभाव स्थापित करना चाहते थे, मतलब ये अपना साम्राज्य इधर विस्तार कर रहे थे अपना इधर मराठा इलाकों से, और उधर से अब्दाली भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट होना था ही वहाँ पे। तो फिर हुआ, और बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे विश्वास राव के नेतृत्व में, तो ये नाबालिग रहता है जो मैंने बताया, इनके बेटे की भी मृत्यु होती है, विश्वास राय के एक शक्तिशाली सेना भेजते हैं, किंतु सेनापति विश्वास राव का चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ था। तो विश्वास राव जो था इसको भी देना चाहिए था मतलब ज़्यादातर चीज़ें सेनापति वाला, लेकिन सदाशिव भाऊराव को दिया जाता है ज़्यादातर यहाँ पे चीज़ें, जो कि उसको उत्तर भारत में उतनी नॉलेज नहीं थी मतलब, और ना वो कोई अलायंस बना पाया, ना राजपूतों से ना सिखों से, किसी से नहीं बना पाया वहाँ पे। और इस युद्ध में
मराठों की पराजय हुई और विश्वासराव सदाशिवराव भायू सहित देखेंगे 28,000 मराठा सैनिक मारे गए। समझिए 28,000 बहुत होता है। तो ऐसा बोला जाता है ऐसा कोई भी घर नहीं बचा था मराठों में जिसमें एक सेनापति मतलब एक लोग ना मरा हो। तो सेना तो भर्ती होते ही थे वहाँ पे, सभी इसमें मरते हैं, ये होता है यहाँ पे। मतलब बहुत बुरी तरह से हार होती है यहाँ पे मराठों की। और इसी के बाद देखेंगे जो बालाजी बाजीराव रहते हैं, इसी शोक में डूबे डूबे उनकी मृत्यु हो जाती है। पुत्र भी मरा, चचेरा भाई भी मर गया उनका। तो ये हुआ तो फिर वो उनकी मृत्यु हो जाती है धीरे धीरे, आपको देखने को मिले। और फिर अगले जो पेशवा आपको देखने को मिलेगा, तो पेशवा फिर अगले बनते हैं माधवराव। तो माधवराव 1761 से लेकर 1772 तक ये पेशवा बनते हैं। और अब मतलब धीरे धीरे ये पूरी तरह से पावर तो चली गई है, लेकिन ये भी सोचेंगे अब पावर को बढ़ाया जाए मराठा का, मतलब फिर से अगर हो सके तो स्टेबल किया जाए। और माधवराव की सबसे बड़ी सफलता यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, मालवा और जो बुंदेलखंड रहती है उसकी विजय करते हैं। और माधव ने 1763 रहता है उसमें उदरीड के युद्ध में हैदराबाद का जो निजाम रहता है उसको भी पराजित करते हैं। तो निजाम को भी पराजित करते हैं। निजाम भी धीरे धीरे अपना पावर बढ़ा रहे हैं यहाँ पे देखेंगे हैदराबाद। और 1771 में मैसूर के हैदर अली जो रहते हैं इनको भी पराजित करते हैं और नजराना देने के लिए भी बाध्य कर देते हैं। तो समझिए मैसूर में जो हैदर अली और इसके बाद टीपू सुल्तान है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे मैसूर बनता है, हैदराबाद, कर्नाटक, सभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो सब चलेंगी आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में, तो वो प्लेलिस्ट आपको देखनी पड़ेगी। फिर ये जो रहता है हैदर अली को भी हरा देते हैं समझिए, और यहाँ पे इनको भी नजराना देने के लिए बाध्य कर देते हैं। और माधव राव ने रुहेलो, राजपूतों, जाटो मतलब ये जितने भी लोग थे इनको अधीन लाके मराठा वर्चस्व को स्थापित करते हैं। फिर से समझिए फिर से स्थापित करते हैं, जो कि पानीपत युद्ध के बाद लग रहा था पूरी तरह से मराठा अब खत्म हो गया, लेकिन ये स्थापित करते हैं यहाँ पे। और 1771 में देखने को मिलेगा माधवराव के शासनकाल में मराठों निर्वासित जो मुगल बादशाह रहता है शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पे लाकर बैठाते हैं और पेंशन भोगी बना देते हैं। तो ये जो था ये अवध में भाग गया था शाह आलम, जो आपको देखने को मिलेगा। इसी का वजीर रहता है, इसके वजह से वजीर बहुत पावरफुल हो गया था। तो फिर इसको दिल्ली में लाके बैठाते हैं, बार बार देखेंगे मराठा इनको बचाते हैं समझिए। और फारूक शेर को तो मारने में मदद भी करते हैं सैयद ब्रदर की वहाँ पे। तो ये होता है। तो इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखेंगे नारायण राव, और इनकी क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है। मतलब समझिए क्षय रोग उस टाइम बहुत ही सबका इलाज नहीं था उस टाइम, तो इस वजह से मृत्यु हो जाती है। उनके बाद जो शासक बनते हैं तो नारायण राव बनते हैं शासक। 1772 से लेके 74 तक 2 साल तक ही ये शासन कर पाते हैं। तो समझिए, और ये ऐसा नहीं है कि ये माधवराव के पुत्र थे, उनका माधवराव का कोई पुत्र नहीं था वहाँ पे। माधवराव के उनका छोटा भाई जो रहता है नारायण राव, वो ये शासक बना है समझिए। नारायण राव उनका छोटा भाई है, क्योंकि उनका कोई तो पुत्र रहता नहीं है, तो ये छोटा भाई यहाँ पे लिखा है, ये बनता है शासक। और चाचा जो इसके रघोबा रहते हैं, इसको से गद्दी लेकर फिर देखेंगे बहुत समय तक संघर्ष चला, जिसके अंततः रघोबा ने 1774 में नारायण राव की हत्या कर दी। तो रघोबा का यहाँ पे आपको नाम सुनने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद देखेंगे शासक जो बनता है सवाई नारायण राव बनता है। सवाई नारायण राव शासक अगला बनता है, आपको देखने को मिलेगा। और ये नारायण राव का पुत्र ही रहता है, इसको गद्दी पे बैठाया जाता है। रघोबा जो मृत्यु कर देता है तो इसके पुत्र को बैठाया जाता है, क्योंकि सेनापति जो और जितने भी प्रशासन के लोग रहते हैं वो मजबूत रहते हैं यहाँ पे। और इसके समय में देखेंगे नाना जो फडणवी रहते हैं नेतृत्व में एक 12 भाई काउंसिल बनाई जाती है, जिसके हाथों में मतलब वास्तविक जो शक्ति थी प्रशासन की ये दी जाती है। यही फिर मतलब 12 भाई काउंसिल, क्योंकि अब ये लोग देखेंगे अल्पवयस्क कोई उत्तराधिकारी सही नहीं बन रहा, तो ये 12 भाई काउंसिल बनाई जाती है ताकि ये लोग मतलब शासन को अच्छे से चला सके और जो मराठा जल्दी से डिक्लाइन हो रहे हैं इसको रोका जा सके। तो ये 12 भाई काउंसिल बनती है, जिसको प्रशासन का वास्तविक जो रहता है चीजें वो इन्हीं के हाथ में रहती है। और इन्हीं के काल में देखिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो अब यहाँ पे जो है ये अंग्रेज धीरे धीरे पैर पसारना शुरू करते हैं और 1782 में ये होती है और सलवाई की संधि यहाँ पे होती है। तो ये आंग्ल मराठा युद्ध है। तो मैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो हमें मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में देखना होता है। तो अगले वीडियो नहीं, मतलब जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का प्लेलिस्ट चल रहा है वहाँ पे ये तो मैं आपको थोड़ा सा बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से आएगी। यही रघोबा जो है रघुनाथ राव, ये जाके फिर अंग्रेजों से मिल जाता है और बोलता है शासक मुझे बनना चाहिए। और फिर वहाँ पे जो बम्बई प्रेसिडेंसी रहती है और ये लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर रहता है कोलकाता प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर जनरल के पास। लेकिन वो फिर बोलता है कि मैं ऐसी कोई संधि नहीं मानता, सलवाई की संधि चाहे कोई भी संधि नहीं मानता, और ये युद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब युद्ध तो होते रहता है लेकिन बीच में रोक देता है ये। तो ये चीजें होती हैं, वो सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। रघुनाथ जो राव रहता है यही जाके फिर मराठों से संधि करता है, तो आंग्ल ये मराठा युद्ध शुरू होता है यहाँ पे। और टीपू सुल्तान को फिर 1792 में तथा हैदराबाद के निजाम को 1795 में
परास्त करने के बाद मराठा शक्ति एक बार पुनः स्थापित हो गई। तो अब क्या होता है, टीपू सुल्तान को भी ये लोग हरा देते हैं जो मराठा रहते हैं, और जो निजाम रहता है हैदराबाद का, इसको भी हरा दिया जाता है। तो मैसूर और ये हैदराबाद दोनों को हराया जाता है। तो अभी बहुत पावरफुल, मतलब मराठा सैनिक बहुत पावरफुल रहते हैं। अगर उनके आंतरिक मामलों में उठा पटक नहीं रहती तो अंग्रेज कभी भी नहीं जीत पाते, ये लिख के ले लीजिए। और अंग्रेज लगते भी नहीं कभी, लेकिन वो धीरे धीरे देखते रहते थे। अंग्रेजों का एक ही नीति होता था, पहले देखते रहो, ऐसा मौका जरूर बनेगा कि हम लोग अपना शासन स्थापित कर पाएंगे। वही देखते रहते थे और फिर अपना टाइम आता था तो शासन स्थापित कर लेते थे। तो यही होता है। फिर इसके बाद बालाजी द्वितीय बनते हैं मराठा शासक अगले, और ये 1796 से लेके 1818 तक इनका शासनकाल चलेगा, बाजीराव द्वितीय का। तो ये माधव नारायण राव की जो मृत्यु होती है, इसके बाद ये रघोबा का पुत्र रहते हैं बाजीराव द्वितीय, ये पेशवा बनते हैं। समझिए, नारायण राव की मृत्यु के बाद रघोबा का पुत्र जो रहता है ये बाजीराव द्वितीय, ये पेशवा बनता है। और फिर 1802 में देखेंगे बाजीराव द्वितीय के बेसिन की संधि के द्वारा अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लेने के बाद मराठा का आपसी विवाद पटल पर आ गया। तो अब होता क्या है कि मतलब ये मराठा में आपसी फिर कलह उत्पन्न हो जाती है, यही देखेंगे उत्तराधिकारी के कारण। फिर यहाँ से अंग्रेज जो रहते हैं फिर अपना इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं, एक को शासक बनाने के लिए दूसरे का सपोर्ट करना, ये सब चीजें चलने लगती है वहाँ पे। तो सहायक संधि यहाँ पे अंग्रेजों की चल रही थी। तो आपको मैं बताऊंगा वहाँ पे सहायक संधि मतलब उसमें अपना ये लोग कि तुम्हारी सहायता हम करेंगे, कोई भी अगर युद्ध होगा तो ये सहायक संधि ये लोग कर लेते हैं। इस वजह से और दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। तो ये मराठा जो एक्चुअल रहते हैं ये लोग कर लेते हैं, लेकिन इनके परिवार वाले आप देखेंगे सिंधिया रहते हैं, भोसले रहते हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये मतलब जो है ये स्वीकार किया जाए जो इनकी सहायक संधि है अंग्रेजों की। लेकिन ये लोग सहायक संधि कर लेते हैं, ये लोग विरोध में रहते हैं। और फिर यहाँ पे द्वितीय और तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा इसी वजह से होता है। तो ये यहाँ पे लिखा भी है, सिंधिया और भोसले जो रहते हैं अंग्रेजों के साथ की गई संधि से खुश नहीं थे और कड़ा विरोध करते हैं, और इसी वजह से द्वितीय और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है बाजीराव का शासनकाल में ही होता है। जो बाजीराव द्वितीय होते हैं इसी के शासनकाल में ये भी युद्ध होता है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में फिर देखेंगे सिंधिया और भोसले को पराजित कर दिया जाता है, और अंग्रेज जो रहते हैं ये सिंधिया और भोसले से अलग अलग संधि करने के लिए विवश कर देते हैं। तो ये आंग्ल मराठा युद्ध का काल है, ये आपको वहीं पे देखने को मिलेगा मॉडर्न इंडिया। और फिर होती क्या है देखेंगे 1803 में अंग्रेजों और भोसले के साथ देवगांव की संधि होती है, जिसमें कटक और जो वर्धा नदी का पश्चिमी क्षेत्र रहता है वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है। तो फिर इनसे ये भी संधि होती है। तो ये करते क्या है, वहाँ पे बारी बारी से संधि करते हैं जितने भी इनके परिवार वाले होते हैं, कभी इनका सपोर्ट ले लेते हैं, कभी उनका सपोर्ट ले लेते हैं, और बारी बारी से संधि कर लेते हैं, अपने में मिला के कमजोर कर देते हैं कि तुम तटस्थ रहोगे। अगर मैं गायकवाड़ से लड़ूंगा, चाहे भोसले से, चाहे होलकर से, चाहे मतलब मराठा जो एक्चुअल बाजीराव द्वितीय किसी से युद्ध करूंगा तो तुम तटस्थ रहोगे, उसमें युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ऐसा संधि कर लेते हैं। और फिर देखेंगे 1804 में अंग्रेजों तथा होलकर के बीच में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद होती है, मतलब जिसमें ये लोग तो हार जाते हैं, जिसमें पराजित होकर जो होलकर रहते हैं ये अंग्रेजों के साथ रायपुर पर घाट की संधि मतलब यहाँ पे होती है, रायपुर की संधि बोलते हैं यहाँ पे। और मराठा शक्ति का पतन फिर देखेंगे 1817 से लेके 1818 में हो गई। स्वयं जो पेशवा बाजीराव द्वितीय रहते हैं अपने को पूर्ण तरह से अंग्रेजों के अधीन मान लेते हैं ये, और बाजीराव द्वितीय द्वारा पूना प्रदेश को अंग्रेज राज्य में विलय कर पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पेशवा पूरी तरह से पद समाप्त हो जाता है। अंतिम पेशवा ये रहते हैं बाजीराव द्वितीय। तो ये होता है ओवरव्यू में मैंने आपको बता दिया था, और जो इम्पोर्टेंट कुछ घटनाएं होती हैं इनके काल में ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं मराठा साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, मतलब इतना जल्दी ये लोग इतना ऊपर भी जाते हैं और फिर देखेंगे कि डिक्लाइन भी हो जाता है। तो ये हमें इसमें देख लेना होता है, क्योंकि एक यही शक्ति बची थी मतलब जो दक्षिण भारत में लोहा ले सकती थी अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेज देखेंगे दक्षिण भारत से ही पैर पसारना शुरू करते हैं, फिर उधर बंगाल वाले इलाकों में। तो सबसे पहले तो बंगाल वाले इलाकों में पसारते हैं, लेकिन जब मराठा कमजोर होंगे तो फिर वो दक्षिण भारत में भी पैर पसार के फिर देखेंगे, मतलब उनका पूरी तरह से ये अगर आपको देखने को मिलेगा तो ये ट्रेंड रहता है उनका, इधर बसते हैं फिर इधर देखेंगे पैर पसारते हैं और फिर इधर वाले इलाकों में कब्जा करते हैं, और बाद में इसी वजह से देखिएगा पंजाब को कब्जा करते हैं सबसे बाद में। और पहले पंजाब जो रहता है उसको बफर बना के रखते हैं जो कि अफगानियों से, क्योंकि अफगानी का वो तो एक बार देख ही चुके थे वहां पे आके 1761 में। तो इस वजह से पहले बफर बना के रखते हैं, बाद में पंजाब को भी अपने अधीन मिला लेंगे, फिर अफगानियों से युद्ध करेंगे, क्योंकि रसिया का वहां पे खतरा बन रहा था, कहीं रसिया ना कब्जा कर ले वहां पे अफगान पे। तो इस वजह से अफगान को भी देखेंगे ये कब्जा करेंगे बाद में, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो इस तरह से ये पैर पसारते हैं इधर। तो यही एक्चुअल पावर था। मराठा जैसे डिक्लाइन होते हैं तो उनको फिर अपना पैर पसारने का मिल जाता है मौका। तो यही था यहाँ पे। तो यही हमें देखना पड़ता है
कि क्यों मराठों का डिक्लाइन हो गया। और अगर अहमद शाह अब्दाली मतलब मराठों से जो युद्ध हुआ था देखेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध, अगर वो भी आए तो यही चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हैं आप। तो मराठा के पतन के कारण एकता का अभाव था, इसमें पहला कारण यही बताया जाता है कि इन लोगों में एकता का अभाव था। तो देखेंगे कि ये भी मतलब सामंतवादी प्रथा जो रहती है, मतलब धीरे धीरे जो रहता है ये पूरी तरह से इनका भी साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित हो गया रहता था और ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, जो कि आपको उस टाइम भी देखने को मिलेगा। जब आंग्ल मराठा युद्ध होगा तो उसमें अलग अलग संधि करते हैं ये लोग, अलग अलग युद्ध में तटस्थ रहते हैं लोग, मतलब गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, ये लोग देखेंगे कि मतलब बहुत इन लोगों में आंतरिक कला रहती है यहाँ पे, और आपस में युद्ध भी कितना होगा इसमें ये भी आपको देखने को मिलता है। तो वो आंग्ल मराठा युद्ध का ही भाग है जो कि हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में देखेंगे। जब वहाँ पे एक्सपेंशन अब देखना पड़ता है हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें आती हैं, क्योंकि पहले हम देखेंगे उसमें क्या है, जब डिक्लाइन ऑफ मुगल होता है उसके बाद जो हमें देखना होता है कि जितने रीजनल किंगडम बनते हैं, उसके बाद हमें देखना पड़ता है जितने भी मतलब यूरोपीय कंपनियां आती हैं वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर सारी कंपनियों में देखेंगे जो कर्नाटक युद्ध होगा फ्रांसीसी और इनके बीच में अंग्रेजों के, तो फिर वहाँ पे आप देखेंगे अंग्रेज एक्चुअल पावर बचते हैं, उसके बाद अंग्रेज पैर पसारना शुरू करते हैं। तो वो हमें वहाँ पे देखना पड़ता है कितने छोटे छोटे राज्य बने थे वहाँ पे और कैसे कैसे उन लोगों से ये हैंडल करते हैं और जीतते हैं उनको, वो हमें वहाँ पे देखना पड़ता है मॉडर्न इंडिया है। इस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को नहीं बता रहा इसके रिगार्ड में। तो ये होता है। और अगला जो आपको देखने को मिलेगा तो दृढ़ जो संगठन का अभाव था इनमें, तो इसमें भी आपको यही कारण मिलने को मिलेगा। तो इसमें सामंतवादी व्यवस्था जो सैनिक व्यवस्था थी, तो उस टाइम भी सामंतवादी व्यवस्था यहाँ भी थी, तो वो तो इसमें पॉइंट आएगा। और इसमें भी आएगा जो इनके परिवार वाले थे, आपको देखने को मिलेगा जो भोसले रहते हैं, सिंधिया रहते हैं, होलकर रहते हैं, गायकवाड़ रहते हैं, तो ये लोग आपस में बहुत लड़ते थे और बहुत लड़ते थे समझिए। और सामंत जो होते थे जिस इलाकों में जिनका शासन है तो उसके अधीन होते थे, जो कि सैनिक भी प्रोवाइड करते थे, तो फिर आपस में इन लोगों का सैनिक भी लड़ता था। लड़ते तो इनके परिवार वाले थे लेकिन अब सैनिकों को लड़ना पड़ता था, जिसमें बहुत सारी इकोनॉमिकली लॉस देखना पड़ता था इन लोगों को। तो इस वजह से भी माना जाता है कि इनका इकोनॉमिकली लॉस होगा तो फिर आपका सैनिक स्ट्रेंथ कम होगा, ये शुरू से मैं आपको बताते आ रहा। तो फिर यहाँ पे सैनिकली स्ट्रेंथ भी इन लोगों की कम होती है, जिस वजह से ये लोग डिक्लाइन का मतलब जिस वजह से इनके डिक्लाइन का कारण भी बनता है आगे चल के। जब बाद में अंग्रेज देखेंगे ये षड्यंत्र रचने लगते हैं इनके परिवार वाले में, मतलब एक को मिला लेते हैं फिर दूसरे से युद्ध कर लेते हैं, तीन को वहां पे बोलेंगे कि तुम्हें युद्ध में एंटर नहीं करना है, मैं ही युद्ध में एंटर करूंगा। जब हमारे और मान लीजिए सिंधिया के बीच में युद्ध होगा तो गायकवाड़ और भोसले वाले हैं ये युद्ध में तुम लोग एंटर नहीं करोगे, ये पहले ही संधि कर लेते थे वहां पे, और ये लोग मान भी जाते थे, जो कि सुसंगठित नहीं हो पाते थे। इस वजह से भी इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मराठा साम्राज्य धीरे धीरे डिक्लाइन होता है और योग्य नेतृत्व का अभाव था यहाँ पे। तो जब देखेंगे पेशवा जो माधवराव रहता है, महाजी सिंधिया रहते हैं, यशवंत राव रहता है, इनके बाद आपको कोई भी ऐसा सेनापति चाहे जो राजा नहीं देखने को मिलेगा जो कि इन लोगों में मतलब उत्तम हो वहाँ पे। एक तो उसके बाद आपको देखने को मिलता है जो माधवराव रहते हैं, तो माधवराव बहुत सारा मतलब जो पानीपत का युद्ध होता है उसके बाद बहुत सारी मतलब चीज़ों को इकट्ठा करने का सोचते हैं, वहाँ पे निजाम को भी हराते हैं, मैसूर को भी हराते हैं समझिए। लेकिन उसके बाद का कोई भी ऐसा शासक नहीं आ पाता जो कि दूरदर्शिता देख सके। बाजीराव जो द्वितीय रहते हैं अंतिम पेशवा देखेंगे, ये पूरी तरह से वहाँ पे अंग्रेजों को जाके सौंप देते हैं, लेकिन इनके पास कुछ पावर भी रहती है। वो डिक्लाइन एक फेज में तो होता नहीं है कि एक बस इन्हीं के शासनकाल में हो गया, वो तो डिक्लाइन जो रहता है किसी भी साम्राज्य का धीरे धीरे होते आता है। तो उत्तरवर्ती मुगल में भी आप देखेंगे तो एक तो किसी के काल में हुआ नहीं है, बहुत सारे राजा वहाँ पे आते हैं, उनके काल में धीरे धीरे होते गया है, कोई भी ऐसा उत्तम आता नहीं है जो कि उसको थाम के रख सके। नाना फड़नवी रहते हैं, देखते हैं कि 12 भाई काउंसिल भी वहाँ पे बनती है, लेकिन कुछ भी जो होती है वो रोक नहीं पाती है, षड्यंत्र बहुत सारे रचे जाते हैं उनके खिलाफ। और अगला रहता है दूरदर्शिता और कूटनीति की योग्यता नहीं थी इनमें। तो देखेंगे मराठाओं में, क्योंकि अंग्रेज आप देख रहे हैं चुपचाप वहाँ पे रहते थे, कभी ज़्यादा मतलब उछल कूद वाला नहीं काम करना वहाँ पे कि मतलब सीधे आपसे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए जो मजबूत हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं था, ये लोग सबको परेशान करके रखते थे। वहाँ पे मैसूर हो, हैदराबाद हो, राजपूत हो, बंगाल तक वहाँ पे टैक्स ये लोग वसूलते थे, वहाँ पे जाके रेड मार के वसूलते थे। और टैक्स भी वसूलने का ये सिस्टम मतलब समझिए कि लूट मार करना, वहाँ पे मार्केट का मार्केट तबाह कर देना, जितना भी व्यापारी है भाग जाएगा डर से, ये सब तो मतलब समझिए कि बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली काम थी जो कि ये लोग करते थे वहाँ पे। और फिर आप देखेंगे जो मुगल रहते हैं इनको भी ये बार बार सपोर्ट करते हैं, जो कि मुगलों से दुश्मनी थी वहाँ पे, मुगलों को क्यों बार बार वहाँ पे सपोर्ट करना और अपनी शक्ति वहाँ पे क्यों लगाना है, जबकि मुगल देख रहे हैं खुद ही उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। लेकिन ये
मुगलों को भी वहाँ पे देखेंगे सपोर्ट करते थे। कितनी बार मुगल जो उत्तरवर्ती मुगल के शासक हैं वो भाग जाते थे, लेकिन फिर वहाँ पे ये युद्ध लड़के कैसे भी वहाँ का जो सेनापति प्रमुख होता था उसको हरा के फिर गद्दी पे बैठाना है, ये सब बेवकूफ़ी का काम था। वहाँ से 0 रुपये फायदा भी नहीं था इन लोगों को, लेकिन ये लोग करते थे वहाँ, जो कि इनको करना चाहिए था। वहाँ पे दिल्ली वाले इलाकों पे अधिकार करो और वहाँ पे अपना एक शाखा बनाओ, वहाँ से भी समझो कि शासन चले तुम्हारा। और पूरी तरह से वहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है जहाँ से ये बार बार अफगानी ये लोग आ रहे हैं, यहाँ पे फ्रंट क्रिएट करना चाहिए था इन लोगों को। दिल्ली वाले इलाकों पे कब्जा करो और यहाँ पे अपना सैनिक रखो, ताकि इधर से फिर शासक ना आ सके। और इधर जब तक तुम्हारा कब्जा नहीं होगा, ये ट्रेड नहीं मिलेगा, ये ट्रेड नहीं मिलेगा बंगाल वाला, जो कि ये देखेंगे आके अंग्रेज कर लेंगे, इधर से कर लेंगे और फिर इधर इन लोगों को हरा के इधर वाला सब कब्जे कर लेंगे। लेकिन ये ऐसा स्थापित नहीं कर पाते हैं। बार बार देखेंगे जो उत्तरवर्ती मुगल शासक है इसको गद्दी पे लाके ये लोग बैठाने का काम वहाँ पे करते थे युद्ध लड़के। और फिर अगला है आदर्शों का त्याग। तो अब मराठा का उत्पत्ति क्यों हुआ था? वो हिंदू के दम पे ही संगठित हुए थे, देखेंगे आदर्श के दम पे अपने संगठित हुए थे, लेकिन बाद में ये सब चीज़ें ये लोग भी त्याग देते हैं, जनता का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। शिवाजी तथा प्रारंभिक जितने भी पेशवा आपको देखने मिलेंगे वो बहुत देखेंगे समानता का बात करते थे, सादगी, कर्मठ, अपनी उत्तरदायित्व को अच्छे से निभाना, पब्लिकों को देखना। लेकिन बाद में ये सब चीज़ें नहीं होती। जैसे ये परिवार में अपने बंटते हैं, सभी अपने अपने मतलब फायदे के लिए वहाँ पे काम करने लगते हैं। जितनी भी जनता रहती है उसको फिर उसकी उन्नति के लिए कोई नहीं सोचता है, उन्नति के लिए नहीं सोचता है वहाँ पे। तो जनता का भी सपोर्ट धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि ये लोग क्यों बढ़े थे वहाँ पे, जनता का सपोर्ट मिला था तभी बढ़े। सामंतवाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जो सैनिक रखते थे, जात पंथ ये सब बढ़ने लगा था, जो कि ये लोग वहाँ पे उस टाइम जब इनकी शुरुआत होती है तो ये सब चीज़ के ही दम पे आते हैं कि नहीं करेंगे हम चीज़ें। सामाजिक एकता में मतलब दरार पड़ जाती है मराठों के। तो ये देखेंगे जब परिवार बटेगा वहाँ पे और जब छोटे छोटे राज्य बनेंगे तो वहाँ पे उनका सपोर्ट, अब उनके जो वहाँ पे शासन कर रहे हैं तो पब्लिक उनको सपोर्ट करेगी, ऐसा होने लगता था। और दोषपूर्ण जो था ये सैन्य संगठन था इनका। तो अब इनके सैनिक में ये मत समझिए कि बस समझिए कि बस एक मराठा आए थे। तो इनके सैनिक में पूरी तरह से समझिए कि मराठा भी थे, राजपूत भी थे, पठान भी थे, रुहेले भी थे, मुस्लिम, सभी संप्रदाय के सैनिक। जो कि ये सैनिक कब भरते हैं? ये लोग बाद में भरते हैं। शुरू इनिशियल फेज में आपको नहीं देखने को मिलेगा कि ये सब सैनिक रहते हैं। इनिशियल फेज में बस मराठे ही रहते हैं। मराठे के दम पे ही ये लोग जितने भी जनजाति जो ट्राइब रहती है ये लोग एकत्रित होते हैं। मुगलों के वहाँ पे जो जास्ती चलती थी मुगलों की, और मुगलों का जो साम्राज्य विस्तार था, दुर्व्यवहार था, इस वजह से जितनी भी मराठा ट्राइब रहती है ये संगठित होके मतलब ये लोग अपने आप में ही सेना बनते हैं, जो कि बाद में ये सब चीज़ें नहीं चलती है। बाद में क्या किया जाता है, पेशवाओं के काल में बहुत सारे मुस्लिमों को भी भरा जाता है, यहाँ पे राजपूतों को भी भरा जाता है, पठानों को भी भरा जाता है, रुहेला सभी को भरा जाता है। जिस वजह से ऐसा बोला जाता है कि जो राष्ट्रीय भावना थी इन लोगों में, मराठा जिस वजह से एकत्रित हुए थे, तो वो लुप्त हो जाती है। और लुप्त हो जाती है तो फिर यहाँ पे सैनिक यहाँ पे समर्थन नहीं मिल पाता। तो फिर यहाँ पे ऐसा माना जाता है जो मराठा इनके अंडर में सैनिक रहती है, जब राजपूत, रुहेला ये सभी लोग आ जाते हैं तो इनका मनोबल गिर जाता है। जो कि मराठा अपनी जान देने के लिए वहाँ पे नहीं सोचते थे जब औरंगजेब अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। और फिर सैनिक वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अपने आप में ईर्ष्या करने लगे एक दूसरे से। हम उत्तम हैं तो राजपूत बोलेंगे हम उत्तम है, मराठा बोलेंगे हम उत्तम है, जाट बोलेंगे हम उत्तम है। तो इन सब को लेके अपने में कलेश होने लगा वहाँ पे। और फिर जो होता है तो ये लोग मॉडर्नाइज भी नहीं कर पाते हैं। जो आधुनिक देखेंगे, जब फ्रांसीसी सैनिक आती है, अंग्रेजी सैनिक आती है, बड़े बड़े वहाँ पे पोर्ट डेवलप होते हैं, जो आज भी आपको देखने को मिलेगा। वो पोर्ट उस टाइम वो लोग डेवलप कर चुके थे। पनडुब्बी का विकास, जो कि यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी थी नहीं। नौसेना का तो विकास करते हैं, लेकिन समझिए नौसेना से हेड टू हेड वहाँ पे भिड़ना बहुत मुश्किल था। जो यूरोपीय सेना थी तो उनकी नौसेना बहुत बड़ी नौसेना होती थी, समझिए समुद्र में लड़ना बहुत मुश्किल था उनसे। और फिर जो जमीन था उस पर भी लड़ना, मतलब समझिए अब राइफल उस टाइप की, समझिए बहुत ही उत्तम राइफल लेके वो लोग आते थे। और जो मराठा सैनिक थी तो अधिकतर तलवार, घुड़सवार, इससे ये लोग युद्ध करते थे। तो ये होता था वहाँ पे। तो वहाँ पे देखेंगे जो मतलब ब्रिटिश का था तो वो 4 लोग थे, ऐसे गोल बना लिए, जैसे आज भी आपको देखने को मिलेगा मूवी वूवी में युद्ध करने के लिए। और ये चारों अपना अपना राइफल लेके चारों तरफ ऐसे गोल घूम घूम के वहाँ पे वार करते थे। जितनी भी सैनिक इधर चारों तरफ की होती थी उसको ऐसे मार देते थे, समझ। तो ये सब टैक्टिक्स का बहुत उपयोग होता था। तो उतना तो हमें सैनिकली चीज़ें नहीं देखनी होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बता दी। और कुप्रशासन और देखेंगे दूषित अर्थव्यवस्था हो जाती है। बाद में जो था वो कृषि में कोई सुधार नहीं होती है। चौट और सरदेशमुखी से इनको बस मतलब रहता है ना, वहाँ पे उद्योग विकास हो। उद्योग तो समझिए नष्ट ही हो जाता था, मार्केट भी नष्ट हो जाता था। जब ये लोग रेड मारते थे तो पब्लिक और जो व्यापारी है भाग जाते।
क्योंकि व्यापारियों को शांति चाहिए वहाँ पे, और शांति नहीं मिलेगा तो व्यापारी नहीं टिकेंगे। ये होता है, व्यापारी तो भाग जाते हैं वहाँ पे। और किसानी में भी कोई रिफॉर्म नहीं हो पाता है, क्योंकि इनको बस टैक्स से मतलब था। किसानों को क्या क्या ज़रूरत है उससे मतलब नहीं है। तो फिर क्या होगा, एक्चुअल जो आपकी प्रोडक्शन है वो फ्यूचर में गिर जाती है। ये चीज़ें होती हैं। तो यही हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन इन लोगों का फ्यूचर में गिरने लगा, जिस वजह से फिर बाद में इकोनॉमिकली लॉस होता है, जिससे फिर सैनिक स्ट्रेंथ वहाँ पे कम होगा। एक तो खुद ही आधुनिक सैनिक नहीं है, और दूसरा फिर जो पहले से सैनिक संगठन है वो भी धीरे धीरे गिरते चला गया। और भारतीय राज्यों की शत्रुता, तो राज्यों की शत्रुता जो मैंने बताया, मैसूर से शत्रुता, राजपूतों से, वहाँ पे जो हैदराबाद है उससे शत्रुता, कर्नाटक से, सभी जगह पे इनकी युद्ध कंटिन्यू होती थी। तो आपस में लड़ने से भी फिर इनका जो पावर था वो कम होते गया। और फिर जब कम हो गया तो वो अंग्रेज तो देख ही रहे थे कि कम कब होगा, और जैसे कम हुआ वहाँ पे तो फिर वो अंग्रेज भी 3 युद्ध लड़ते हैं सीक्वेंस में, आंग्ल मराठा युद्ध। तो वो धीरे धीरे शक्तियों को कम करते थे। एक बार लड़ लिए, संधि कर लिए, फिर आपसे पैसा भी ले लिए, कुछ इलाका भी ले लिए, और फिर पैसा जब इकट्ठा हो गया फिर सैनिक बुलाए कुछ यूरोप से, और जितनी टुकड़ियां हैं पहले से वो आपको समझिए कि लड़ने के लिए प्लान तो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। और फिर जैसे युद्ध होता था तो उनका प्लान पहले से था, एग्जीक्यूट बस करते थे उसको, और फिर वो हरा देते थे इन लोगों को। और अंग्रेजों की सार्वभौमिकता, तो जो उनके सेनापति, जो गवर्नर जनरल होते थे, बहुत कुशल होते थे। आपको मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे उतना कुशल होते थे वो। लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते थे, कैसे परास्त करना है, चाहे कैसे भी करना है। समझिए ये लोग क्या था कि इसी टाइम तक का सोचते थे। वो लॉन्ग टर्म सोचते थे कि फिर आगे भी हमें मतलब युद्ध करना होगा तो कैसे हम युद्ध करेंगे, क्या क्या हमारी चाल हो सकती है, किससे हम अपना डिप्लोमेसी में मतलब समझिए कि अलायंस बना सकते हैं। तो मैसूर से कभी अलायंस बना लिया, कभी कभी हैदराबाद से बना लिया, कभी कर्नाटक से बना लिया, फिर युद्ध करते थे वहाँ पे। अच्छी तरह से देखेंगे, गुप्तचर व्यवस्था रखते थे। एक एक इनके जो घरेलू झगड़े होते थे उनको खबर होती थी, और जैसे घरेलू झगड़े बढ़ते थे उनको एक को सपोर्ट कर देना दूसरे के अगेंस्ट में, और फिर वहाँ पे युद्ध करते थे और जीते जाते थे। और तरह तरह के वहाँ पे भेंट लेना, पैसा लेना, वहाँ पे जागीरदारी लेना, व्यापारी जो कोठिया होती थी उसकी बनाने की आज्ञा लेना, और फिर कमाना उससे पैसा, फिर सैनिक भी बुलाना, और फिर युद्ध भी करना। ये चीज़ें चलती थी अंग्रेजों की, और फिर इससे वो लोग जीतते थे। तो इतनी चीज़ों के वजह से देखेंगे मराठा धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाते हैं, जो कि आपको पता चला। और अब हम थोड़ा सा देख लेंगे मराठा साम्राज्य का जो प्रशासन था। तो वो ज़्यादा चीज़ें आएंगी नहीं, थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने मराठा के बारे में बता दिया है वो चीज़ें, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा ही चीज़ें मैं बताऊँगा इसमें, वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो ये खत्म हो जाएगा। जितने भी पेशवा पद थे ये भी मैंने आपको बता दिया था, और 8 जो मंत्री परिषद इनका बना था अष्टप्रधान का, वो भी मैंने बता दिया है। सैनिक संगठन भी वहाँ भी बताया था, और थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादातर चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। और इसके बाद हम सिख साम्राज्य देख लेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू चलने लगेगी। तो हम देख लेते हैं मराठा प्रशासन के बारे में। तो प्रशासन में हमें यही देखना होता है कि जो मैंने बताया था कि केंद्रीय प्रशासन थी, तो सेंट्रलाइज सिस्टम थी। इसमें सबसे ऊपर शिवाजी होते थे। शिवाजी मतलब वहाँ पे जो मतलब अब शिवाजी थे पहले इनिशियल फेज में, लेकिन उसके बाद होंगे जो पेशवा। तो कानून बनाएंगे यही, लागू भी यही करेंगे, और फिर जो उसका देखभाल करना है, न्यायिक काम जो जुडिशियल काम होता है, ये लोग भी यही करेंगे। मतलब सेंट्रलाइज व्यवस्था थी। तो ये थी यहाँ पे। और जो आधुनिक मंत्री परिषद आज आपको देखने को मिलेगा, वैसे ही मंत्री परिषद होती थी, जहाँ इसको यहाँ पे अष्टप्रधान बोला जाता था। तो प्रशासनिक कार्य के लिए ये निर्माण किया गया था, और ये शिवाजी के काल में ही किया गया था। और बाद में पेशवा इसका प्रमुख होता था, जो कि बाद में देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इन्हीं के हाथ में पूरी तरह से शासन आ जाता है। और इन 8 विभागों के 8 प्रमुख अधिकारी होते थे। तो जैसे आज कैबिनेट देखेंगे होते हैं, उसमें कैबिनेट में मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेट मिनिस्टर अलग होते हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्टर अलग, मतलब सभी तरह के मिनिस्टर होते हैं, जो कि आज इम्पोर्टेंट है। वैसे ही इसमें भी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होते थे। और अष्टप्रधान का कार्य क्या था, प्रशासन में शिवाजी को सलाह देना, उनकी सहायता करना, लेकिन जो एक्चुअल फैसला वहाँ पे ले सकते थे तो वो शिवाजी ले सकते थे। तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर में ये जो अष्टप्रधान बना था, तो इसमें कौन कौन से पद थे और कौन अधिकारी था और उसका क्या काम था, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये हमें यहाँ पे देख लेना चाहिए। वैसे तो बता मैं आपको पहले शिवाजी के ही वीडियो में चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत हम देखेंगे, ज्यादातर चीजें इसमें हम नहीं देखेंगे। तो पहला होता था पेशवा, जो कि प्रधानमंत्री था समझिए, और संपूर्ण राज्य का देखभाल यही करता था। तो राजा का प्रधानमंत्री होता था, मतलब समझिए प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया ये सब चीजें, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका कारण संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना होता था। तो पेशवा का ही कार्य होता था। समझिए जो राजा है, छत्रपति जो शिवाजी है, उसके बाद का जो प्रमुख अधिकारी है तो यही है। राजा नहीं उपस्थित होंगे तो समझिए यही राजा
राजा वहाँ पे कहलाएगा। और उसके बाद दूसरा होता था अमात्य होता था। ये राज्य का अर्थ मतलब ये राजस्व अधिकारी होता था और इसका कार्य होता था सारे आय व्यय का देखभाल करना, राजस्व वसूलना, जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं इसके अंडर में होता था। और फिर राजा को ये सब बताना भी तो बताना तो पड़ता ही है, ये काम करता था। और इसको कहीं कहीं आप देखेंगे माजुमदार भी बोला गया है। तो मजुमदार या फिर जो आमत्य है इस नाम से आपको देखने को मिल जाएगा, जो ये राजस्व अधिकारी होता था। और फिर अगला जो होता था ये मंत्री होता था। वाक्य नवीस भी इसको पुकारा गया है। ये दरबार में देखेंगे लेखक होता था। तो इसका कार्य यही था, जैसे आज लोकसभा स्पीकर को देखेंगे जो कार्य होता है, स्पीकर लोकसभा या फिर राज्यसभा जहाँ का भी, तो वो कार्य होता था। राज्य में जितने भी कार्य होते हैं उनकी देखभाल करता था। दरबार में प्रतिदिन कार्यवाही कैसे होगी ये विवरण रखता था। ये सब चीजें ये करता था। और अगला होता था सुमंत, और सुमंत को दवीर भी कहीं कहीं पुकारा गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये विदेश मंत्री होता था। इसका कार्य होता था राजा किसी भी राज्य से संधि करना, युद्ध के बारे में सलाह देना, विदेश से समाचार प्राप्त करना, ये सब कार्य होता था। जो कि आज देखेंगे एस जयशंकर साहब करते हैं, वही कार्य इसका होता था। तो ये आप समझ सकते हैं। और अगला होता था सचिव, या फिर इसको नवीस भी कहीं कहीं पुकारा गया है। ये पत्रचार विभाग होता था, मतलब सारा जो कार्य है जितना भी डॉक्यूमेंट होता था तो इसके अधीन ही होता होगा। सचिव के अंडर यही कार्य होता है, राजा के पत्रों को सही तरीके से फिर लिखवाना, परगनों में आय व्यय का जो भी ब्यौरा है ये रखना। और इनको कई बार चिटनीस के रूप में भी जाना गया है, मतलब नाम से संबोधित किया गया है यहाँ पे। वैसे इनके नीचे अधिकारी होते थे उनको चिटनीस कहते थे, लेकिन कभी कभी इनको भी चिटनीस बोल दिया जाता था। और अगला होता था सेनापति सरे नौबत, और ये सेना से संबंधित कार्य करता था। सेना की भर्ती कैसे करनी है, उसका संगठन, शिक्षा, शस्त्र, सभी चीजों की व्यवस्था ये करता था जो सेनापति होता था। और पंडित राव होता था, ये देखेंगे कि धार्मिक कार्य ये लोग करते थे। पंडित राव जो होते थे धार्मिक मामलों में राजा का मुख्य सलाहकार होता था। राजा की ओर से दान देना, धर्म जाति झगड़ों का ये सब निर्णय ये लोग करते थे। यहाँ पे पंडित राव जो होते थे ये होते थे। और अगला होते थे न्यायाधीश। न्यायाधीश जो देखेंगे न्याय का कार्य करते थे। यहाँ पे स्पष्ट है, राजा पहले होता था, उसके बाद ये लोग कार्य देखते थे। सबसे ऊपर समझिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे आज हैं, वैसे ही वहाँ पे छत्रपति होते थे, मतलब जो भी राजा है, और उसके बाद का काम यही करते थे। और जो सैनिक असैनिक दोनों चीजों में कार्य कर सकते थे। लेकिन आज जो है वो सैनिक कोड तो अलग ही है, देखेंगे मार्शल कोड के तहत सैनिकों को सजा दी जाती है, लेकिन यहाँ पे दोनों कार्य ये लोग देख लेते थे। और भूमि संबंधित झगड़ा, और गाँव में था तो मुखिया का पद झगड़ों के लिए था, वो लोग अपना गाँव के लेवल पे सुलझा लेते थे। और इन अष्ट प्रधान होते थे, इनके भी सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे, क्योंकि अब अष्ट प्रधान तो होंगे तो ऐसा नहीं है कि सभी कार्य खुद ही कर ले, तो इनके सहायता के लिए भी कुछ अधिकारी होते थे, वो हमें देखना होता है। तो पहला होते थे मजुमदार, ये लेखाकार हुआ करते थे, जो कि मतलब लेखन से संबंधित कार्य करते थे। चिटनीस जो मैंने बताया सचिव की सहायता के लिए होते थे। जमादार जो कि खजांची हुआ करते थे। और पोटनीस होते थे, पैसे की गिनती करने वाले अधिकारी होते थे। इसके अलावा देखेंगे फडनवीस, कारखानीज, दीवान इत्यादि ये भी अधिकारी प्रमुख हुआ करते थे। तो उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीसीएस वाले एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो अब हम देख लेते हैं प्रांतीय प्रशासन कैसा था। प्रांतीय मतलब कि जो आज स्टेट होता है उसका प्रशासन कैसा था। तो मराठा पूरा जो साम्राज्य था छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित था, और हर इकाइयों का एक प्रमुख हुआ करते थे। वही बाद में देखेंगे इनके परिवार वाले मतलब अलग अलग ही इकाई हो जाते हैं, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, ये लोग, भोसले। और मराठा साम्राज्य दो भागों में विभाजित था। पहला था इसमें स्वराज्य जो कि इनके अधीन में था, और एक था मुगलों के अधीन, वहां से भी ये लोग टैक्स लिया करते थे, तो वो मैंने आपको बताया ही था। जो चौथ था तो ये लोग मुगलों के अधीन में था, वहां से लेते थे। और जो स्वदेश मुखी था तो यही स्वराज वाले क्षेत्र से ये लोग लेते थे, वो 10% ये टैक्स यहाँ से लिया करते थे लोग। तो स्वराज मराठों के अपने अधीन जो क्षेत्र था वो था, और मुगलों के अधीन जो क्षेत्र था वहाँ पे ये लोग चौथ लिया करते थे। एक प्रकार का कर था जो कि ये लोग बोलते थे लूट मार अगर हम नहीं करेंगे यहाँ पे तो आपको देना पड़ेगा। वो चौथ जो टैक्स होता था तो इनके अधीन में नहीं होता था, बस ये बोलते थे हम लूट मार नहीं करेंगे वहां पे तो आपको देना पड़ेगा ये टैक्स। और अपने क्षेत्र का शासन को इन्होंने 3 भागों में बांटा था। तो अब जो इनका पूरा लैंड है तो इसको 3 भागों में बांट दिया था। उत्तरी प्रांत कर दिया था यहाँ पे, और देखेंगे एक दक्षिणी प्रांत कर दिया था यहाँ पे, और एक जो था ये पूर्वी प्रांत था इनका। समझिए ऐसे क्षेत्र को बांट दिया था। और उत्तरी प्रांत का देखेंगे विस्तार कहाँ से था, तो सूरत से लेके देखेंगे पुणे तक उत्तरी प्रांत बोला जाता था। और दक्षिणी प्रांत का विस्तार देखेंगे कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी प्रांत तक था, और सतारा और कोल्हापुर का क्षेत्र आता था पूर्वी प्रांत में, ये आपको देखने को मिलेगा। तो पूर्वी प्रांत ही मेन समझिए, वहीं से शासन चलता था। इसके बाद प्रांतों को महलों और परगनों में बांटा गया था। तो परगना जो समझिए ये मंडल था, और महल जो था ये समझिए डिस्ट्रिक्ट था।
तो जो महल था ये परगनों में, अब परगना भी फर्दर जो आप पंचायत या फिर जो गांव देखते हैं तो उसको तरफों में बांटा गया था। ये डिवीजन थे। तो सबसे ऊपर तो साम्राज्य था, उसके बाद जो आप देखेंगे प्रांत था, प्रांत के नीचे आपको देखने को मिलेगा महल थे, और महल के बाद परगने थे, परगने के बाद तरफे थे। तो ये देख सकते हैं आप, ये डिवीजन था यहाँ पे, मतलब प्रशासनिक डिवीजन। और जो मौजा था ये गाँव का एक समूह कहलाता था। मराठा की सबसे छोटी इकाई गाँव थी, जो कि सभी साम्राज्य की छोटी इकाई गाँव ही आपको देखने को मिलेगी। इसका जो प्रमुख अधिकारी आपको देखने को मिलेगा ये पटेल होता था। यहाँ पे जैसे आज मुखिया होता है वैसे ही पटेल था ये, या फिर पाटिल भी इसको बोला जाता। तो ये मतलब प्रशासनिक डिवीजन आपने देख लिया कैसे था। अब हम देख लेते हैं शिवाजी का न्याय प्रणाली कैसा था। तो मराठा कोई व्यवस्थित न्याय भी तो नहीं बना पाते हैं, मतलब व्यवस्थित जो हो ये असफल रहते हैं इसमें। लेकिन ग्राम स्तर पे जो पाटिल नाम का ये अधिकारी जो मैंने आपको बताया, ये लोग देख लेते थे गाँव स्तर पे, चाहे गांव में जो मंदिर में बैठ के ये लोग पंचायत कर लेते थे, वहाँ पे बूढ़े बड़े जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो लोग ये सब देख लेते थे। आज जो आप देखेंगे सरपंच वाला सिस्टम, वो सिस्टम यहाँ पे था। और अपराध संबंधित मामले की सुनवाई पाटिल किया करते थे। और नागरिक और अपराध के मामलों का सर्वोच्च जो न्यायालय था ये हाजिर माजलिस होता था। तो यहाँ पे जाके आप सुनवाई कर सकते हैं। तो सभानायक ये अध्यक्ष न्यायाधीश था, और जो महाप्रशासनिक था मुख्य पूछताछ अधिकारी, इसका समझिए कार्य था जो जांच करना था। अब जैसे अधिकारी विक्टिम तो सिद्ध हो गया वहाँ पे, लेकिन अब विक्टिम है तो उसकी जांच भी तो होनी चाहिए। तो फिर उसकी जांच के लिए जो ये अधिकारी होता था तो महाप्रशासनिक अधिकारी होता था। और पेशवाओं के अधीन ये पद समाप्त हो जाता है, जो ये सब पद रहता है, सब नहीं मतलब वो महाप्रशासनिक का। और सैन्य प्रशासन कैसा था तो मैंने पहले भी बताया था, शिवाजी एक अनुशासित और कुशल सेना तैयार करते हैं। सामान्य जो सैनिक रहते हैं समझिए सबको भुगतान किया जाता है नगद यहाँ पे पैसा, लेकिन बड़े बड़े फिर सूबेदारों और सेनापतियों को भी भुगतान में जागीर दी जाती थी। सरजाम या फिर मोकासा के रूप में उस जागीर को बोला जाता था, उस नाम से मतलब पुकारा जाता था। तो ये सैनिक की व्यवस्था थी। मैंने पहले भी बताया है, एक तो सैनिक जो सेंटर के सीधे अधीन में रहेगी, और ऐसा नहीं है सूबेदार भी सैनिक रखते थे, वो भी सैनिक हैं। सूबेदार को ही मनसबदार भी कहीं कहीं बोला गया है। तो ये होते थे। और सेना में पैदल सेना होती थी, जैसे मालवी सैनिक, और घुड़सवार सेना, उनको बारगीर एवं सीलेदार बोला जाता था इन सैनिक को, जो कि घुड़सवार सैनिक होते थे। और साजो सामान ढोने वाले और नौ सैनिक भी शामिल थे। तो नौसेना भी थी इसमें, पैदल सेना, घुड़सवार सेना जो थी, और फिर नौसेना भी थी इसमें। और सैन्य अधिकारी और कर्मचारी हम देख लेते हैं। तो ये सब चीजें मैं जल्दी जल्दी बता रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ पे हम चीजों को जल्दी से देख रहे हैं। सारे नौबत होता था, ये सेनापति होता था, और ये सेना का प्रमुख होता था समझिए, ये जो है सबसे ऊपर का अधिकारी होता था। और किलेदार होता था, जो कि किले का अधिकारी होता था। तो बहुत सारे किले होते थे। जब देखेंगे शिवाजी मरते हैं तब तक उनके पास 300 किले रहते हैं, तो किलेदार भी रखना पड़ता था किलों की रक्षा करने के लिए। तो ये होता था। और पायक नाम का अधिकारी होता था, जो कि पैदल सैनिक, और पायक बोला जाता था पैदल सैनिक को। और नायक किसको बोला जाता था? पैदल सेना की एक टुकड़ी का प्रमुख होता था, उसको नायक बोला जाता था। क्योंकि अब जो सेना होगी तो पैदल सेना होगी तो उसका भी तो प्रमुख होगा, तो उसको फिर नायक वहाँ पे पुकारा गया है। और हवलदार होता था, 5 नायकों के प्रमुख को हवलदार बोलते थे। तो ये जो 5 नायक होगा इसके अधीन में सैनिक हो गए, और इसका 5 नायक को मिला के एक हवलदार होता था। तो ये मतलब हायरार्की है, जो सिस्टम होता है आज भी आप देखेंगे हायरार्की में ऑफिसर होते हैं वैसे ही। और जुमलादार होता था, 5 हवलदारों का एक प्रमुख होता था। अब ये 5 जो हवलदार होंगे उसका प्रमुख होगा। तो ये 5-5 करके सीक्वेंस बनाया गया है, और ऊपर उसके एक अधिकारी होगा। और घुराव होता था, बंदूकों से लदी नाव को घुराव बोला जाता था। तो घुराव होता था जो बंदूकों से लदी नाव होती थी। तो बंदूक तो मंगाना पड़ता था, यहाँ पे कम ही प्रोडक्शन होता था, फ्रांस से मंगाया जाता था, मतलब यूरोपियन कंट्री से मंगाया जाता था ज्यादातर बंदूक वगैरह। और गलीवत होता था, 40 से 50 खेवाइयों द्वारा खेवे वाला नाव को गलीवत बोले जाते थे। तो पहले उतना मतलब समझिए कि जो था ये इंजन नहीं था, इंजन जो देखेंगे नाव में तो ये खेवा जाता था नाव को। आज भी आप देखेंगे कि वहाँ पे बोट पे लकड़ी का एक रहता है, उससे नाव को खेवा जाता है, वही चीज़ यहाँ पे रहती है। मतलब छोटे मोटे काम के लिए ये चीज़ें रहती है, आपको देखने को ये मिलेगी। और मराठा राज्य में जहाँ त्वरित सैन्य अभियान महत्वपूर्ण थे, वहाँ पे सेना एक प्रमुख जो था ये कार्य करती थी। मतलब यहाँ पे त्वरित कार्य करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे इनको छिप के वार करना पड़ता था। जैसे खबर आई कि अब यहाँ से सैनिक गुजरने वाले हैं मुगलों के, चाहे बीजापुर, अहमदनगर, तो वहाँ पे अटैक करना होता था। अटैक करना होता तो जल्दी से अटैक करनी है, तो इस वजह से जो सैनिक का काम होता था काफ़ी फास्ट बनाया गया था, फास्ट सैनिक की व्यवस्था की गई थी यहाँ पे। और जो सेना थी तो समझिए केवल वर्षा ऋतु में ही आराम करती थी। वर्षा ऋतु जब होती थी तो सेना
यहाँ पे आराम करती थी, क्योंकि जितने भी देखेंगे तो वो पर्वत पठार जितने भी होते हैं वहाँ पे पानी लग जाना, भूस्खलन होने की डर, तो वहाँ पे सेना आराम करती थी। और सैन्य अभियान वहाँ पे नहीं कर सकते जब बारिश का मौसम होगा, तो फिर कुछ दिन सैन्य अभियान जब रुकता था तो फिर ये लोग सेना जो थे ये आराम करते थे। अन्यथा पूरे साल में ये लोग व्यस्त रहते थे। तो ये होता था, पूरे साल नहीं तो व्यस्त रहते थे, ये चीजें चलती थी यहाँ पे। और पिंडारियों को सेना में फिर ये लोग ले जाते थे, जहाँ भी युद्ध एक्सपीडिशन करते थे वहाँ पे ले जाते थे। पाल पट्टी, जो कि युद्ध में ही मतलब जितना भी अब माल लूटा गया उसको 25% लूटा जाता था वहाँ पे, उसको वसूलने का कार्य ये लोग करते थे। जहाँ भी मैंने बोला जो मुगलों के अधीन है, मतलब जो इन लोगों के अधीन में नहीं है, वहाँ पे अगर ये लोग लूट मार करते हैं तो फिर इनको ले जाना होता था, ये लोग पैसा वसूल के वहाँ से लाते थे। तो ये होती थी, ये मैंने बता दिया आपको पूरी तरह से इनकी व्यवस्था। और इस टाइम तक आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये वाला ये निज़ाम जो रहता है हैदराबाद में ये बन जाता है, मैसूर यहाँ पे रहता है, मैसूर सल्तनत यहाँ पे हो जाता है इस टाइम तक पूरी तरह से। और ये रहता है मराठा एम्पायर। देख, पेशवा पुणे यहाँ पे रहते हैं, पुणे वाले, और भोसले ऑफ नागपुर यहाँ पे रहते हैं इनके परिवार वाले, और गायकवाड़ जो रहते हैं मराठा के यहाँ पे रहते हैं, और पुणे के पेशवा यहाँ पे रहते हैं, समझिए। और ये यहाँ पे राजपूत एम्पायर रहता है, और नवाब ऑफ सिंध यहाँ पे है। और ये देख रहे हैं जो एम्पायर, ये मुगल बस यहाँ पे निपट के रह गए हैं। नवाब ऑफ अवध ये भी नया स्टेट बन गया है, और बंगाल भी नया स्टेट बन गया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये है दुर्रानी एम्पायर, दुर्रानी एम्पायर जो कि बार बार अहमद शाह दुर्रानी या फिर जो उसके पहले देखेंगे नादिर शाह आक्रमण करता है। तो ये समझिए दुर्रानी एम्पायर रहता है। यहाँ पे सिख साम्राज्य रहता है, यहाँ पे पहाड़ी हिल्स स्टेट रहते हैं, यहाँ पे लद्दाख यहाँ पे रहता है। तो ये कुछ नया स्टेट बनता है। तो ये मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का पार्ट है, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये वहाँ पे चलेगा बहुत ही अच्छे से। तो ये हमारा मराठा एम्पायर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके बाद हमें सिख देखना है, तो पहले हम जो 10 गुरु हुए थे उनको देख लेंगे, और उसके बाद जो बंदा बहादुर रहते हैं उसको देख के फिर वहाँ पे महाराणा रंजीत सिंह का देखेंगे, और आंग्ल मराठा युद्ध भी थोड़ा सा देख के फिर वहाँ पे हम कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो ये चलेगा अच्छे से मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में। तो समझिए 2 वीडियो और आएंगी, और 2 वीडियो में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये हमारा मराठा एम्पायर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम सिख साम्राज्य को देखेंगे, और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री अब शुरू ही होने वाली है। वहाँ पे एक वीडियो आई है, बाकी वीडियो अभी आएंगे, तो वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे मराठा एम्पायर कंप्लीट होता है। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो।